हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस चैनल विजय ज्ञान केंद्र पर। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत बिहार पुलिस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को एकदम ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। और इस तरह से अगर आप इस समय पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको, यह एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इस प्रश्न का अगर आप आंसर बी नंबर गैस कर रहे हैं बृहदर, तो आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, आगम। क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नगारा। सुरक्षा के लिए मराठों को राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, यानी चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बंगाल के। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1940 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले की शिक्षा नीति कब आरंभ हुई। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू किया गया। तो 7 नंबर का जो सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1835 में लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा नीति लागू हुई थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। तो 8वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्वालियर के सिंधिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रांतिकारियों जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वह कौन था। तो इस प्रश्न का जो 9 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण बोहरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करके ही आप आंसर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति के नायक सन यात सेन था। तो इस प्रश्न का जो 10 का जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर ये डी होगा। तो चलिए समझते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था, यह बात सही है। सन यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था, यह भी बात सही है। अगला, इसी में तीसरा पॉइंट जो है, वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई, यह भी बात सही है। तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था, जो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, इटली के रोम से। कहाँ से शुरू हुआ था, इटली में जो है, इटली से यह शुरू हुआ था। उसके बाद है इटली की राजधानी शायद रोम है। यूरोपवासियों किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। तो 12 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह का जो पूजा करता था यह सुंदरता देवी के नाम से करता था यूरोपवासियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 13 नंबर का कूट मिलान करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और मिलाने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी इसमें आंसर देने की कोशिश कीजिए 13 का। तो देखिए 13 का जो सही आंसर होगा, ए नंबर में है गददिश। गददिश जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। गददिश कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश। गददिश हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ए का दूसरा हो जाएगा टोडा। टोडा जो है एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य है। तो टोडा जनजाति कहाँ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, टोडा जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। टोडा तमिलनाडु का है। उसके बाद खासी जनजाति जो है ये कहाँ का है, तो खासी मेघालय का है। कहाँ का है, मेघालय का। उसके बाद अगर नागा जनजाति की बात करते हैं तो नागा जनजाति कहाँ होगा, नागा जनजाति हो जाएगा मणिपुर। कहाँ हो जाएगा, मणिपुर। इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 4 1
3, 2 4 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज जो है यह किसके लिए जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिए और समझने की, और इसे याद भी रखिए क्योंकि आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू छपने की संभावना है। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए, वीडियो में कहीं जाइएगा नहीं। तो गंगा की सबसे पश्चिमी जो बिंदु थी, पश्चिमी तथा पूर्वी बिंदु का जो सहायक नदियां है वो है आपका 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रामगंगा। रामगंगा तथा महानंदा, ये दोनों जो गंगा की सहायक नदियां पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो ये प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या है इसे हम क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात कहते हैं। निम्नलिखित अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करने वाला है, एक तरफ अभ्यारण्य है दूसरी तरफ राज्य है, तो कौन सा अभ्यारण्य किस ओर है? तो ये मिलान करने वाला, आप ध्यान से इसे मिलान कीजिएगा और इन्हें कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका जरूर 1 या 2 रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर समझने की कोशिश करते हैं। 17 नंबर का क्या हो जाएगा? 17 का जो है बांदीपुर का हो जाएगा आपका ये कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक पर है। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद अगर मेल घाट की बात करते हैं, मेल घाट की, तो बी नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा यानी 4, ऑप्शन नंबर 4, यानी मेल घाट कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का। मेल घाट कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का। उसके बाद सी नंबर में जो है बुक्सा, बुक्सा कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का। बुक्सा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। या बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुक्सा अभ्यारण्य किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब एक नेक्स्ट बचा है पुखई। पुखई कहाँ का है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। इस तरह से अगर हम बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो झूम कृषि को झारखंड में क्या कहते हैं? तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुरबा। क्या कहते हैं? कुरबा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित वाले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में अवश्य रहेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी नहीं की बात पूछ रहा है, आप नहीं पर गोला लगा लीजिए ताकि आपको आगे एग्जाम में कोई गलती नहीं हो, और समझने की कोशिश कीजिए, इसे ध्यान में, इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, एक तरफ नहर परियोजना है दूसरी तरफ अवस्थित है, तो 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही सुमेलित नहीं है। क्योंकि घटप्रभा जो है यह कर्नाटक में है, बात सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में, यह भी बात सही है। उसके बाद नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, यह भी बात सही है। लेकिन जवायु परियोजना जो है यह तमिलनाडु में नहीं है, यही आपका गलत है। तो कौन सा नहीं है? सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? जो इसमें नहीं है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। जवायु परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 20वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो 21, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फलस्वरूप जो है वर्मा भारत से अलग हुआ था। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कूट वाले प्रश्न हैं, इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। उन मौलिक अधिकारियों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा 22 नंबर का, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले देखिए कि भाषण और अभिव्यक्तित्व की स्वतंत्रता यह प्राप्त है, और इसमें जो कानून एक समक्ष समानता यह नहीं, भारत और ये अल्पसंख्यक के अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। देखिए प्रथम में जो भी क्वेश्चन होता है, चाहे महिला से हो या पुरुष से, इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखने की कोशिश कीजिए जिस क्वेश्चंस में प्रथम शब्द आया हो। तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस नंबर का 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष।
तो 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? 24 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 यह कहता है कि भारत के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता को निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए समक्ष है यदि इसका 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी यानी दोनों हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और दूसरा देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा का अनुमोदन करे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दो, यानी भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, दूसरा देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, तब इस स्थिति में जो है वह उस विषय पर कानून बनाने के लिए वो सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1993 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सरकारिया आयोग की सिफारिश की संबंध है तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी केंद्र और राज्य के परस्पर संबंध से जो है सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। देश की कुल जनसंख्या से यदि हम भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विमुद्रीकरण। कौन सा हो जाएगा? विमुद्रीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची 2 के सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए मिलाइए कि कौन सा होगा, तो मिलाने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न में जो है ऑप्शन कौन सा होगा? तो खाद्यान्न उत्पादन जो व्यवस्था है यह खाद्यान्न उत्पादन व्यवस्था किससे हो जाएगा? हरित क्रांति से। तो ये बात सही है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कहाँ से हो जाएगा? हरित क्रांति से। ये बात सही है। दूध उत्पादन जो है इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दूध उत्पादन जो है यह श्वेत क्रांति से संबंध है। किससे? श्वेत क्रांति से। किससे संबंध है? श्वेत क्रांति से। उसके बाद मत्स्य उत्पादन जो है यह किससे है? तो मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से है। उसके बाद उर्वरक जो है यह हरित क्रांति से है। तो यह बात सही है। तो इस तरह से आपका सही आंसर जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा उर्वरक का हो जाएगा भूरी क्रांति। तो एक बार फिर से समझिए कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि को क्या कहते हैं? हरित क्रांति। दूध उत्पादन को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन की क्रांति को क्या कहते हैं? नीली क्रांति। और उर्वरक उत्पादन की क्रांति को कहते हैं भूरी क्रांति। तो इस तरह से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहले मिलाने की कोशिश कीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे भी है ऑप्शन और यहाँ पे भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें 1 व 2 सही है। जैसे कौन सा ऑप्शन कहता है सही है? तो पंचवर्षीय योजना जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना हारूद डोमर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पंचवर्षीय योजना मॉडल, इसका एक तरफ है पंचवर्षीय योजना, दूसरा है मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हारूद जो है हारूद डोमर मॉडल पर था। द्वितीय जो है आपको सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह किस पर संबंधित था? तब पीसी महाल नोबिस मॉडल पर। तो ये 1 और 2 इसमें सही है। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना यह गाडगिल योजना से संबंधित नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित जो समिति है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेखी समिति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों को मजदूरी अब डैश पर आधारित है। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपभोक्ता मूल्य पर आधारित है। उपभोक्ता मूल्य पर मूल्य सूचकांक पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या था? एक बार पुनः इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं कि महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह साइंस है, यानी फिजिक्स, और यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। और इस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपसे पूर्ण निवेदन है कि कृपया पूरा तरह से आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़कर मत जाए। और साथ ही इस वीडियो को अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, लाभ हो रहा है, तो आप वीडियो को बीच में सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 35 नंबर में जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आवेग की विमीय सूत्र क्या होता है। आवेग का जो विमीय सूत्र होता है mLT पर पावर -1, mLT पर पावर -1। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम होता है, यानी किसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम घर्षण होता है। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सीमांत घर्षण में सबसे ज़्यादा अधिकतम घर्षण बल उत्पन्न होता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस पर आधारित है। किसने कहा था कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है आपको 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किरचॉफ के नियम पर आधारित है। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट उस प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यदि आप इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं ओम मीटर, तो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है। यदि इस प्रश्न का आंसर आप लोग बी दे रहे हैं तो सही है, गंधक। देखिए अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन को गैस करिए और सोचने की मन में सोचिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ से आप अगर आपका ऑप्शन सही हो रहा है तो वो सही है, यदि आपका अनुमान गलत गैस कर लेते हैं तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 40 का जो क्वेश्चन है वो है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय फाइबर जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता। ठीक है, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार यानी पेपर नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दूरदृष्टि दोष। उनको क्या हो रहा है कि नज़दीक की वस्तु शायद स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तभी तो वो पेपर को नहीं पढ़ रहा है। यदि नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो उसे दूरदृष्टि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार जो है वो कौन सा होगा। 43 का जो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंधित। दोस्तों आप सभी जो है क्वेश्चन को गैस कीजिए, ऑप्शन का जो है क्वेश्चन के ऑप्शन को मतलब अपने मन में सोचिए कि कौन सा सही हो सकता है। अगर आपका सही हो रहा है तो सही है, और नहीं तो अगर गलत हो रहा है तो उस क्वेश्चन के आंसर को याद करने की कोशिश कीजिए। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, वो है निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो इस 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक बार मिलाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सही है। तो निम्नलिखित विलयन तथा उनके पीएच मान को सुमेलित है। तो सांद्र HCl का जो होता है वो सही है, 0 होता है। उसके बाद नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है। तनु NaOH का पीएच मान जो होता है वो 13.0 होता है। उसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो यह बात सही है, यानी इस प्रश्न की सभी प्रश्न मतलब इस ऑप्शन का सभी सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता, तो इसका डी हो जाता। अगला है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन की त्याग करते हैं। 46 नंबर में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है या परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 47 नंबर की बात करते हैं कि झूठा सोना जिन्हें फॉल गोल्ड के नाम से जाना जाता है, इसमें कौन सा हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी, यानी FeS2 झूठा सोना किसे कहा जाता है। 47 का बी हो जाएगा। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है। तो कोसी परियोजना जो है संयुक्त किसकी परियोजना है, तो यह बिहार और नेपाल की है। कहाँ है इसकी संयुक्त परियोजना, कौन सा है, बिहार और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है आपका 49 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा DX
RDX का दूसरा नाम है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोनाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लरो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में। लरो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी दालों में संबंधित होती है कुल, सभी दालों में संबंधित होती है कुल लिग्यूमिनोसी से, लेग्यूमिनोसी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर हो जाएगा, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? एक ही जो होता है वो अंडाशय होता है। एक ही क्या होता है? अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइबोसोम निर्मित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आरएनए और प्रोटीन के। राइबोसोम किसका निर्मित होता है, निर्माण होता है? तो वो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है? तो उपास्थि में कांड्रिन होता है, यानी उपास्थि में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि आलू में जो ब्लैक हार्ट का कारण होता है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण किस वजह से होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, बोरान की कमी से, बोरान की कमी से जो है आलू में ब्लैक हार्ट के कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेक्ट्रिन। क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा जो है, ये जो है क्या होता है कि दूध का स्तन से दूध निकलता है। तो स्तन के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो प्रोलैक्टिन के कारण। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 का निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है, रिसाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 57 का जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, यानी बीटा कोशिकाएं जो है रिसाव होता है। ए बी ओ रुधिर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ABO रुधिर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर। उसके बाद 59 नंबर जो क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पौ होता है? तो किस कृमि के कारण? तो फाइलेरिया कृमि के कारण जो है हाथी पौ हो जाता है। अब देखते होंगे कि किसी किसी मनुष्य के जो पैर है वो हाथी के समान मोटा हो जाता है, तो इस फाइलेरिया कृमि के कारण ही ऐसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर इसका जो है 60 का सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। मानव जाति पर्यावरण ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 61, मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, 61 का जो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एंथ्रोयोजेनिक। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व की पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक है। 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचेल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, असत्य कथन को मिलान करें, असत्य मिलान का चयन करें। तो 63 का देखते हैं कि उज्बेकिस्तान का जो राजधानी ये ताशकंद सही है, कजाकिस्तान का राजधानी नूर सुल्तान है, यह भी बात सही है। लेकिन अगर बात करें कि तजाकिस्तान की राजधानी साना है, यह बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। और तुर्कमेनिस्तान का राजधानी एसागाबाद है, यह भी बात सही है। तो इसलिए ए, बी और डी सही है, जबकि सी नंबर जो है वो क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादन दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, यह भी बात सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं, यह भी बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 दिसंबर को मनाते हैं, यह भी बात सही है। लेकिन राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर को, 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझते हैं। 65 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 65 का क्या हो जाएगा? तो देखिए ए नंबर जो है, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी ने लिखी थी, बात सही है। उसके बाद कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, यह भी बात सही है। अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, यह भी बात सही है। लेकिन कागज ते केनवास महादेवी वर्मा लिखा है, यह बात गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954। क्या हो जाएगा? 1954। चलिए 67 का नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 में देखते हैं कि क्या है।
निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? 68 नंबर क्वेश्चन, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। कहाँ हो जाएगा? असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर में, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? 69 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वत्स जो है यह सही नहीं है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वें फिल्मेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? 68वें फिल्मेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 71 का। चलिए देखिए क्या होता है कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यह जो है 23वें संबंध 68वें फिल्मेयर अवार्ड्स 2023 से संबंधित कौन सुमेलित नहीं होगा? इनमें से कोई नहीं, यह सभी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ा वारी, यह सही। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह किस एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से, कहाँ से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कहाँ से? तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो इस प्रश्न का 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। 74 में है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो इसका 74 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट आगे भी ऑप्शन है 74 का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 75 नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड। कौन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा झारखंड। अगला है, यहाँ हम 75 क्वेश्चन को ही इसमें रखेंगे क्योंकि यह जीके जीएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कोई लाभ मिला हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहे और आपको इससे लाभ मिले। इसीलिए आपको अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट इससे हुआ होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।